हाय टू ऑल, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 इंटरमीडिएट का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलता है वो मैं आपको कवर करवाऊंगी। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स आपके समय पे ही होने वाले हैं, कहीं पे टलने वाला नहीं है, इसलिए हर चीज़ की समय निर्धारित करी गई है और जो चीज़ टाइम पर होना है वो होते ही रहेगा। पूरे यूनिवर्स का ये नियम है। ठीक है, और अगर आप ये सोच कर चल रहे हैं कि आपके पास अभी बहुत समय है तो यू आर रॉन्ग, आप गलत हो कि आपके पास बहुत समय, आपके पास उतने समय नहीं है जितने आपको लग रहे हैं। ठीक है, इसलिए समय पे पढ़ लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आगे के एग्जामिनेशन जैसे कि आपका जो 12th हो जाएगा उसके बाद फिर कॉलेज में आप जाओगे तो कॉलेज के रेलिवेंट सभी ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम बिना आपके समय बर्बाद किए आपको हम बताएंगे कि आपको कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सभी के लिए आपके एग्ज़ाम में ये कलम फास्ट चलेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये पेन जो है ना ये फास्ट चलेगा और माइंड भी फास्ट चलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, प्रैक्टिस मोर एंड मोर रेलिवेंट क्वेश्चन, ताकि आपके स्कोर जो है वो 450 से आराम कट ऑफ कर, मतलब कट ऑफ नहीं, 450 मार्क्स स्कोर आप कर सकें। तो चलिए हम वन बाय वन करके आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं जो कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 1, फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 1 सॉलिड स्टेट का ये रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए और अपने अपने स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और मैं आपसे हर रोज़ एक क्वेश्चन अपने तरफ से एक्स्ट्रा पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है, चैलेंज इज एक्सेप्टेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मैं वन बाय वन करके बताती हूँ और समझाती हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड जी, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, इनमें से कौन सा जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है। तो एमॉर्फस सॉलिड आप लोग जानते हो, सबसे पहले तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तभी की जाती है जब आपको क्वेश्चन बुक का समरी पता हो, चैप्टर का समरी पता हो। आपको समरी पता होगा ना, अगर नहीं पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी के लिए वन शॉट के एकदम 30 मिनट के अंदर कवर करवा दूँ। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जिस भी सब्जेक्ट का हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपके लिए इतना करते हैं तो ये भी तो कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ये बता देते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। एमॉर्फस सॉलिड वैसा सॉलिड होता है जो टूटता नहीं है, समझ लीजिए, मतलब जो टूटता है, आई एम सॉरी, जो कि टूटता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड में, और जब ये टूटता है ना तो अलग अलग शेप में टूटता है, जैसे कि इस तरह के शेप में टूट सकता है, इस तरह के शेप में, इसका एक फिक्स शेप टाइप में नहीं टूटता। ये इस तरीके के एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप ग्लास का ले सकते हो। अब सॉलिड टू टाइप्स के होते हैं ना, आपको पता है, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इज इट ओके? यस, एमॉर्फस सॉलिड जो कि टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और ऐसे ब्रेक डाउन होता है तितर बितर टाइप का हो जाता है, यानी कि उसका एक नुकीला टाइप का एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न में टूटना, वो इस तरीके का नहीं रहता है। अब अगर जो हम NaCl जो होता है वो नमक होता है। ठीक है, जो आप नमक खाते हैं, अब ये NaCl जो होता है वो ब्रेक डाउन तो करता है, लेकिन इसके पास एक फिक्स पैटर्न के साथ ये ब्रेक डाउन करता है। ZnS जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ZnS को जिंक सल्फाइड कहते हैं, और ग्लास SiC जो है वो, ये भी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन जो ग्लास है ना, ये आप ग्लास जो देख रहे हैं, ये ग्लास जो है ना ये ब्रेक डाउन करता है, लेकिन आपको यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका C ग्लास सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है एम्प्टी स्पेस नेगेटिवली चार्ज आयन, देन द डिफेक्ट इज इन क्रिस्टलिज्म। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है एम्प्टी स्पेस को नेगेटिवली चार्ज आयन, देन द डिफेक्ट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन। व्हाट इज कॉल्ड दैट। अब हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। लेट्स, मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड है। ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास सॉलिड है। अब इस सॉलिड में आपको पॉजिटिव चार्ज भी मिलेंगे, नेगेटिव चार्ज भी मिलेंगे।
ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ पर हमारे पास है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास इन सब में भरा पड़ा है क्या, इलेक्ट्रॉन 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 और इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस है, क्या है यहाँ पर, ये वाला जो है वो स्पेस एम्प्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर एम्प्टी स्पेस पे, एम्प्टी स्पेस जब होता है तब हम इसको क्या कहते हैं, और ये एक सेकेंड, जब ये एम्प्टी स्पेस होता है ना तब हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर वैकेंट हो गया है, ठीक है, खाली स्थान है। अब इस खाली स्थान पे यहाँ पे आके बैठ जाएगा कौन, अगर इलेक्ट्रॉन बैठ जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, एफ सेंटर, ठीक है। क्या कहते हैं, एफ सेंटर, एफ सेंटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलता नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एफ सेंटर इसको कहते हैं। जब ये सिर्फ स्पेस खाली रहता है, जब ये स्पेस सिर्फ खाली रहता है और इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है इसके, ये जो बीच में वो वाइड खाली है वहाँ एंटर कर जाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। लेकिन जब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है ना तब हम इसको कहते हैं एफ सेंटर। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, इनमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो अभी हम बताएं एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल कि जितने भी आपको टूटता नजर आएंगे, किसी के पास फिक्स शेप नहीं होगा, उसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये डायमंड, ग्रेफाइट और सॉल्ट, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो रबर होता है, ठीक है। तो रबर आप यो यहाँ पर कह सकते हैं कि रबर, जितने भी आप समझ लीजिए ना केमिकल रिएक्शन वाले जो चीज़ें होते हैं वो ऑलमोस्ट क्रिस्टलाइन होता है। लेकिन हम जो डेली टू लाइफ में देखते हैं ऑलमोस्ट अधिकतर चीज़ें जो होते हैं जैसे ग्लास वगैरह ये सारे जो है टूट जाते हैं, तो इसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड के रूप में जाने जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनमें से कौन सा जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड। अब डेविड ये दोनों जो है वो सेम है। नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब हुआ कि क्रिस्टलाइन नहीं है और एमॉर्फस का मतलब हुआ कि एमॉर्फस है, तो सेम एज इट इज़ वही वाला क्वेश्चन है। डायमंड, ग्रेफाइट ये सारे एमॉर्फस सॉलिड नहीं है। कॉमन साल्ट जिसको कि हम लोग NaCl बोलते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन ग्लास जो है वो ये एमॉर्फस सॉलिड है, तो यही आपसे इनडायरेक्टली पूछा गया है एमॉर्फस सॉलिड इनमें से कौन सा है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सेकेंड, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, इनमें से कौन सा जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक वही वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पर सारे के ही सारे आपको केमिकल के रूप में फॉर्म में दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक कैच करने वाला बात क्या है, ग्लास के बारे में हम आपसे बोले कि जो भी ग्लास आपको लिखा हुआ मिलेगा वो एमॉर्फस होता है, ठीक है, एमॉर्फस होता है। लेकिन एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है, एक होता है क्वार्ट्ज, ठीक, और एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास, ओके, एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास जो कि आप इस यहाँ पर देख रहे हैं। अब क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो एमॉर्फस होता है, ठीक है, एमॉर्फस। लेकिन ये जो क्वार्ट्ज होता है ना, ये क्वार्ट्ज जो है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा पक्का सॉलिड वाला में, क्रिस्टलाइन होता है ये, ठीक है, ये वाला। सिर्फ अगर आपको क्वार्ट्ज मिले लिखा हुआ सिर्फ क्वार्ट्ज मिले दिखा हुआ तो वो हो जाएगा क्या, क्रिस्टलाइन। अगर क्वार्ट्ज के साथ ग्लास दिखा हुआ मिलेगा तो वो हो जाएगा एमॉर्फस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। देखिए सॉलिड स्टेट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक भी क्वेश्चन आप देखिएगा कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, और इन्हीं से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आते हैं। तो आप अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने की उम्मीद होती है, क्योंकि 50-50 में आपको सॉल्व करना होता है, 50 आपको स्किप करना होता है, 50 आपको सॉल्व करना होता है। तो आप लोग यहाँ पर से ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, मैं A to Z टोटल कंप्लीट पढ़ाऊँगी, ठीक है, हर चैप्टर को करवाऊँगी, तो इस सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर आप ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एमॉर्फस सॉलिड इनमें से कौन सा, तो ठीक अभी हम उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ग्लास जो हो जाएगा वो एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है। अब ग्लास, रबर ये सारे सेम होते हैं, ठीक है, दोनों सेम है जो कि हम बता चुके हैं। डिफरेंट कौन सा है, डायमंड, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन करना आपको आना चाहिए, अगर 2 ऑप्शन आपको सिमिलर दिख रहे हैं ना तो
आप देखिए वो तो होंगे ही नहीं, बाकी आप 2 चॉइस करके देख लीजिए, अगर ऑल ऑफ दिस है तो वो तो होगा ही नहीं। इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको लास्ट में बताएंगे कि इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके आप अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी एकदम 100% सटीक निशाने पर लगाकर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड, इनमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क सॉलिड है। अब नेटवर्क सॉलिड के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे जो होते हैं वो नेटवर्क सॉलिड होते हैं। बाकी H2O, I2, SO2 ये सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ना। तो डायमंड हो गया या फिर ग्रेफाइट हो गया, इसको हम नेटवर्क सॉलिड या फिर कोवैलेंट सॉलिड भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, ग्रेफाइट कैन बी क्लासिफाइड एज, ग्रेफाइट को हम किस तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन कंडक्टिंग सॉलिड ये दोनों का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये नेटवर्क सॉलिड और कंडक्टिंग कोवैलेंट सॉलिड जो है वो कंडक्टिंग सॉलिड का प्रॉपर्टी है एक टाइप का, लेकिन ये कंडक्टिंग सॉलिड भी ग्रेफाइट का एक तरह का प्रॉपर्टी है। तो ये तीनों तो सिमिलर हो गए। यहाँ पर ऑप्शन पे ध्यान देंगे आप, तो कैन नॉट लिखा गया है। अब कैन नॉट लिखा गया है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बचा, तो ऑप्शन नंबर डी आयोनिक सॉलिड करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत है, आयोनिक सॉलिड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एमॉर्फस सॉलिड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, एमॉर्फस सॉलिड को और क्या क्या नामों से जाना जाता है। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमॉर्फस सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड को नाम से जाना जाता है सूडो सॉलिड, ठीक है, सूडो सॉलिड के नाम से जाना जाता है। फिर सुपर सॉलिड, सुपर सॉलिड लिक्विड के नाम से जाना जाता है, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वार्ट्ज इज अ, अब मैं पहले ही बताई थी कि अगर क्वार्ट्ज ग्लास लिखा हुआ रहेगा तो वो एमॉर्फस होगा, लेकिन अगर सिर्फ क्वार्ट्ज लिखा हुआ रहेगा तो वो क्रिस्टलाइन होगा, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड, सूडो सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड सॉलिड जो है वो तीनों सेम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कौन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एमॉर्फस सॉलिड बट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनमें से कौन सा जो है वो एमॉर्फस सॉलिड तो नहीं है लेकिन क्रिस्टलाइन है। तो सिंपल है, क्रिस्टलाइन होने का मतलब है NaCl, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो डिफरेंट होगा उसको हटा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनमें से कौन सा जो है वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है। पोलर मॉलिक्यूलर होने के लिए आपको क्या होना ज़रूरी है, देखिए पोलर होने के लिए 2 एलिमेंट का होना ज़रूरी है, जैसे SO2 है, HN है, उसके बाद फिर HCl है, लेकिन I के पास सिमिलर है, I है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों के पास नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये नॉन पोलर हो गया, लेकिन एक के पास पॉजिटिव है तो एक के पास नेगेटिव है, एक के पास पॉजिटिव तो एक के पास नेगेटिव, एक के पास नेगेटिव तो एक के पास पॉजिटिव, इस तरीके से है तो वो पोलर हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के पास सिमिलर है तो वो नॉन पोलर है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी के, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन आयोनिक सॉलिड, इनमें से कौन सा जो है वो आयोनिक सॉलिड नहीं है। तो आयोनिक सॉलिड इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट। जैसा कि हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि H2O आइस जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा, और यही आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको एक एलिमिनेट करना है, बाकी तो सारे सेम ही। यहाँ पर MgO आयोनिक सॉलिड होने का मतलब क्या है, आयोनिक सॉलिड होने का मतलब है कि यहाँ पर आपके चार्जेस जो है वो सिमिलर होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि डायमंड इज अ, डायमंड क्या है। तो डायमंड सिंपली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोवैलेंट फॉर अ कोवैलेंट सॉलिड द पार्टिकल्स विच ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट आर। देखिए कौन से पार्टिकल जो है वो लैटिस पॉइंट को कंटेन करते हैं। सिंपल बताना है आपको यहाँ पर कि लैटिस पॉइंट को कौन कंटेन करते हैं। तो अभी हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है ना, इलेक्ट्रॉन ये जाकर बैठता है, क्योंकि ये मोबाइल चार्जेस होते हैं, है ना, तो ये जाकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक है, लेकिन सबसे सटीक कौन सा होगा, सबसे सटीक होगा एटम्स। इसलिए एटम्स होगा ना, क्योंकि एटम्स जो है वो आपके कोई भी हो सकते हैं,
कोई भी एटम्स हो सकते हैं। जस्ट लाइक हम आपको कह सकते हैं ऑक्सीजन भी हो सकता है ना, तो ऑक्सीजन भी जाके बैठ सकते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी ना होकर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं होगा कि हर बार इलेक्ट्रॉन्स नहीं बैठते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में एटम्स जाकर बैठते हैं, ठीक है, लैटिस साइड पे। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड स्टेट, मतलब कौन से ऐसे कोवेलेंट क्रिस्टल हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, कौन से ऐसे एटम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। Na2O में कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का क्या होगा। तो Na2 में कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का आप सभी का यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि Na का 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और सोडियम के यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है। लेकिन सोडियम के ऑक्सीजन को आप जानते हो कि इसमें 2 होते हैं मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 × 2 हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल। HCP में आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर HCP में होता है 12, है ना, HCP में 12 होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि FCC में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। चलिए कमेंट करके अभी बताइए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर है कि विच एक सेकेंड, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। यहाँ पर स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड में पूछा गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। सिंपली हम लोग जानते हैं कि सिंपल प्रिमिटिव में हमारे पास होता है, सिंपल प्रिमिटिव में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया है 2D फिगर, 2D फिगर में 4 होता है। और अगर 1D फिगर में बोल दें, 1D में होता है, अगर होता भी है तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्लोज्ड कितने होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसा कि हम अभी आपको बताएं कि 1D में पूछेगा तो आपका 2 हो जाएगा, 2D में आपका पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका 4, ठीक है, और 3D में पूछता है तो वो आपका 6 हो जाता है सिंपल प्रिमिटिव में। और इस सिंपल प्रिमिटिव में ही आपसे 1D 2D करके पूछता है। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड 2 डायमेंशन, अच्छा सब में पूछता है, सॉरी ध्यान नहीं था, 2 डायमेंशन हेक्सागोन क्लोज पैकिंग आर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको सिंपल प्रिमिटिव लिखना है, ठीक है, सिंपल प्रिमिटिव, उसके बाद आपको लिखना है HCP का। तो HCP को तो साइड रखिए, पहले सिंपल प्रिमिटिव में आपको 2 डायमेंशन में हम कितना बताएं 4, तो 4 आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। सिंपल आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। अगर 2D दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे जितने भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर याद करते हैं वो 3D फिगर का याद करते हैं, ठीक है। 2D फिगर में आपका हाफ हो जाता है, जैसे कि 3D फिगर में आपका HCP में 12 होता है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन 2D फिगर में वही हाफ होकर 6 हो जाता है, ठीक है। अब वहीं अगर आप कहोगे कि 1D फिगर में इसी का HCP में कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल, मुझे जितना उम्मीद है कि ऐसा ही होता है। तो HCP का आधा कर देंगे तो आपको 2D फिगर का मिल जाएगा। तो 2D फिगर में HCP में आपको 6 नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ आया आपको? जी बिल्कुल समझ आया दीदी। आगे 23rd नंबर है, इन HCP यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम इज, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं HCP में, तो टोटल नंबर ऑफ एटम 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो आपके सिंपल में 1 होते हैं, बॉडी सेंटर में 2 होते हैं, फिक्स सेंटर में 4 होते हैं, HCP में 6 होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट बी हो जाएगा। आई होप सो कि आपको ये सारे याद होंगे। अगर नहीं याद होंगे, जस्ट लाइक नंबर ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस, पैकिंग फ्रैक्शन, वॉइड, टाइप ऑफ पैकिंग यूनिट सेल, उसके बाद फिर साइड और रेडियस का क्या रिलेशन होता है, ये सारा अगर नहीं पता तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो लेकर आ जाऊँगी, उसमें आपको पूरे अच्छी तरीके से समझा दूँगी, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो दिक्कत होगा आपको, तब तो मैं बताऊँगी ना।
परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल में परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है? परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस 32 डिग्री होता है, 32% होता है बीसीसी में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, एक सेकेंड। अब हम आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहेंगे, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस का है या फिर वॉइड का है, ठीक है। फ्री स्पेस या फिर वॉइड का है, ये दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है, ओके। अब ये क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है? आपने तो याद किया है परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन आपने याद किया, ठीक। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब होता है कि एक क्रिस्टल में कितना ज़्यादा पैक सामान रखा हुआ है, और ये वॉइड का मतलब होता है कि एक क्रिस्टल में कितना स्पेस खाली है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, तो 68% होता है। अब 68% को 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 को 68 से डिवाइड कर दीजिए, आपको 32 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप वॉइड का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है, देख सकते हैं, एक सेकंड रुकिएगा जी। यहाँ पर फिर से पूछा गया है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपकी क्षमता कितनी है कि आप उस क्रिस्टल में रख सकते हैं, या फिर उसी को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो एचसीपी और सीसीपी का दोनों का सिमिलर होता है, सेम होता है। जहाँ पे सेम है वही टिक कर दीजिए, 74% होता है। ऑप्शन नंबर डी करके आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर। एचसीपी में और सीसीपी में परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस। अब सिंपल सेम आपको ध्यान रखना है, सेम आपको यहाँ पर कौन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। सिमिलर 74 को 100 में माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक मेटल। मेटल की तरह इनमें से कौन सा है? यहाँ पर SiO है, SiO2 है। तो ये जो होता है ना, इसके चार्जेस नेट जीरो हो गया आ जाते हैं, ठीक है। MgO है, MgO इसमें भी +2 -2 करके ये हो जाता है सिंपल। और SO2 है, और ये भी जो है वो आपका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सिमिलर हो जाता है, ठीक है। और नेट चार्ज ये 0 दे देता है। लेकिन ये यहाँ पर CrO है ना, तो Cr पे +4 चार्ज होता है और O पे -2 होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करने का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि सिमिलर होंगे तो वो नहीं होंगे, लेकिन डिफरेंट होगा तो वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक ही होता है, और वो होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आपको ये है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नोट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इनमें से कौन सा जो है वो कौन सा सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है वो हम आपको शो करेंगे। अब आप जानते हैं आर्गन को, है ना। आर्गन से जब आप रिलेट करेंगे चीज़ों को, तो आपको हर चीज़ें साफ साफ नजर आ जाएंगी। जैसे कि I2 को रिलेट करके देखिए आप, फिर H2O को रिलेट करके देखिए आप, फिर आपको TiO को रिलेट करके देखिए, और Mg सॉलिड को रिलेट करके देखिए, Mg सॉलिड। तो यहाँ से आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आएगा। कौन कौन सा? I2 जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होगा, ठीक है। और आपका 4 नंबर H2O, और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये दोनों मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को कंडक्ट नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बिहेव्स एज कंडक्टर और इंसुलेटर। इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव करता है? तो TiO2 जो है वो दोनों की तरह बिहेव करता है अपॉन द टेम्परेचर डिपेंडिंग, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, उसके अकॉर्डिंग ये भी इसका बिहेवियर भी कंडक्टर और इंसुलेटर की तरह होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है पैकिंग फ्रैक्शन का इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा किस में होता है? यहाँ पर तो HCP का पूछा नहीं गया है, FCC का पूछा गया है, ठीक है, FCC का पूछा गया और BCC का पूछा गया है, और सिंपल का पूछा गया है। हम क्या जानते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है पैकिंग फ्रैक्शन का, तो उसमें कितना ज़्यादा रहता होगा? तो पैकिंग फ्रैक्शन का सबसे ज़्यादा FCC में होता है, फिर BCC में होता है ना।
तो FCC, BCC और सिंपल। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लेट द नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर बी एन, देन द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेटेड। सिंपल, आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि टेट्राहेड्रल हो और ऑक्टाहेड्रल हो। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में होता है एन, और टेट्राहेड्रल में 2n होता है। ये याद रखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा जो भी पूछेगा आपसे। ठीक है, n के बदले यहाँ पर कुछ भी दे सकता है 8, आपसे पूछ देगा टेट्राहेड्रल कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे 16 हो जाएगा। इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इन क्लोज पैक्ड एरे ऑफ एन स्फीयर देन द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल। इसमें पूछा गया है आपसे ऑक्टाहेड्रल, तो हमने बताया कि ऑक्टाहेड्रल में n होता है और टेट्रा में 2n होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, खुद ब खुद क्वेश्चंस बन जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड सोर्स फेरोमैग्नेटिज्म, इनमें से कौन सा जो ऑक्साइड है वो फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है? फेरोमैग्नेटिज्म जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पर 34 नंबर का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए, क्योंकि आपने देखा कि CrO2 पर इस पर +4 होता है, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को भी दिखाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सो एंटी फेरोमैग्नेटिक इनमें से कौन सा शो करता है? तो एंटी फेरोमैग्नेटिक MnO शो करता है, MnO। एंटी फेरोमैग्नेटिक में कुछ भी इसमें नहीं होता है, मतलब समझ लीजिए आपका Mn पे भी सेम चार्ज हो जाएगा और ऊपर भी सेम चार्ज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिज्म जो शो करेगा मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी, एंटी मतलब एंटी क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सोर्स फेरोमैग्नेटिज्म, इनमें से कौन सा जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस जो है वो सारे ही शो करेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, एंटी करके आप देख लीजिएगा, अलग अलग है ना चार्ज, 2 4 है, 2 4 है, 3 4 है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो इस बात को। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट आर सोन बाई AGBR। AGBR जो है वो आपको एक एक्सेप्शनल है, जो कि आपको दोनों में ही मिलते हैं। कौन कौन दोनों में मिलता है? AGBR जो है वो आपको मिलता है स्कॉटी डिफेक्ट में भी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों में ही शो होते हैं। ठीक है, स्कॉटी और फ्रैंकल दोनों में ही शो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। ऑप्शन ए और बी दोनों ए करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो डिसलोकेशन डिफेक्ट को शो करता है? डिसलोकेट कौन होता है? फ्रैंकल होता है। आप सब जानते हो कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो यहाँ से क्या करता है? मूव कर जाता है। कैसे मूव करता है? आपको भी हम पीछे एग्जांपल दिए थे ना कि ये इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आपको यहाँ पर सिंपल यहाँ पर समझना है ना कि आपका ये जो है वो इसके अंदर वॉइड है। ठीक है, और ये जो होता है वो क्या करता है? खाली स्पेस में जाके घूम जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं ये खाली स्पेस में चले जाते हैं। एक सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन आपको खाली स्पेस में मिलता नजर आ जाएंगे, तो इसको कहते हैं डिसलोकेट हो जाना। फ्रैंकल डिफेक्ट में ही ऐसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है इन अ सॉलिड लैटिस द केटायन हैज़ लेफ्ट अ लैटिस साइड एंड इज लोकेटेड एन इंटरस्टिशियल पोजीशन। उसी को हम लोग इंटरस्टिशियल पोजीशन भी कहते हैं। जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि इस लोकेशन में क्या करते हैं वो, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटरलोकेट हो जाता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ गया, खाली स्पेस के बीच में आ गया। तो ये जो खाली स्पेस के बीच में आया ना, यहाँ पर खाली स्पेस के बीच में, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। ठीक है, इसी को कहते हैं डिसलोकेट हो जाना। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट केटायन होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस डिसलोकेट करते हैं तभी इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ फ्रैंकल डिफेक्ट। इनमें से किसके पास फ्रैंकल डिफेक्ट होता है? AGBR अभी हमने बताया आपको, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा करेक्ट? एक सेकेंड, सिल्वर ब्रोमाइड होगा। एक सेकेंड AGBR का फॉर्मूला होता है AGBR, सिल्वर ब्रोमाइड, ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। केटायन आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। केटायन जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट पे पोजीशन में बैठे रहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूसिंग बाय डोपिंग।
डोपिंग के द्वारा कौन सा डिफेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है उसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है, अब ये लास्ट ही होने वाला है आपका क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाई पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होते हैं वो कौन से चार्ज मिलते हैं आपको? पी टाइप में न्यूट्रल होते हैं, सिंपल आप याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पी टाइप मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, और एन टाइप का मतलब होता है नेगेटिव होता है। और अगर आप ये लगाएंगे ना तो आपके एग्जाम में भी नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे, इसलिए आप इसको मत रखिएगा। पी टाइप और एन टाइप कहने के लिए होता है कि नेगेटिव मूव करता है, पॉजिटिव मूव करता है, पॉजिटिव का मेजॉरिटी होता है, नेगेटिव का मेजॉरिटी होता है, तो उसको हम पी टाइप और एन टाइप के कंसिडर करते हैं। लेकिन ये जो होता है वो चार्जेस इसमें न्यूट्रल ही रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट चेंजेस द डेंसिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड इन क्रिस्टल यूनिट सेल। किसमें डेंसिटी चेंज होता है? सिंपल एक ही होता है, डेंसिटी चेंज स्कॉटी डिफेक्ट में होता है, स्कॉटी डिफेक्ट में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन द क्रिस्टल इन द एनायनिक वैकेंसी द डिफेक्ट इज नोन एज। जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाते हैं क्रिस्टल में, फंस जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एफ सेंटर जो आके बैठ जाते हैं, तो इसके वजह से कलर डिफेक्ट हमें पता चलता है, तो इसी को कहते हैं एफ सेंटर, ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन आके फंस जाता है क्रिस्टल में। इफ़ वी मेक्स अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इन द, पेंटा मतलब क्या होता है? 5, इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ जर्मेनियम द टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड विल बी। किस टाइप के सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड होंगे? देखिए जर्मेनियम जो होता है, अब जर्मेनियम जो है वो आपका 14 ग्रुप का एलिमेंट है। अब 14 ग्रुप के एलिमेंट को आप 15 ग्रुप में डोप कर दिए जाएंगे, तो आपको यहाँ पर से क्या मिलेगा? एक आपको इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या वैकेंट हो जाएगा, मतलब कि एन टाइप का नेगेटिव चार्ज जो होगा यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पर एन टाइप बन जाएगा, ठीक है। जर्मेनियम हो, कार्बन हो, ये सारे 14 ग्रुप के एलिमेंट के साथ ही डोप किए जाते हैं, कोई भी पेंटावैलेंट हो आपके इसी के साथ डोप होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? To get n-type semiconductor from silicon, it should be doped with substance with valency। देखिए n टाइप टू गेट, आपको n टाइप चाहिए, n टाइप चाहिए, तो n टाइप चाहने के लिए क्या चाहिए आपको? n टाइप के लिए आपका 5 होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी डोप करते हैं ना तो 14 के साथ करते हैं, 50 नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ होना ज़रूरी है, तो 5 वाला यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए? अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचा है सिमिलर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिमिलर 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि द टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक BCC, मतलब कि सारे का ही पूछ लिया गया, टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल ऑफ सिंपल BCC और FCC। तो हम लोग सब जानते हैं कि सिंपल में नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं, BCC में 2 होते हैं, और इसमें 4 होते हैं, 1 2 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यहाँ पर 48 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला है, अब देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो HCP में और CCP में सेम होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपके 49 नंबर क्वेश्चन तक लाई थी मैं, जो कि सॉल्व करवा दी मैं। अब आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जस्ट बिकॉज कि आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि सारे स्टूडेंट को जोड़िए। इंग्लिश मीडियम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, और किसी तरीके का अगर डाउट बचता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप मुझे, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। और ये चैनल सिर्फ 12th वालों के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, बल्कि आगे आपको ग्रेजुएशन में भी एडमिशन करवाना है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हमारे चैनल पर भी जाके विजिट कर सकते हैं कि मैं हर तरह के चीज़ों को कवर करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म तक इसी सेशन को कंटिन्यू करूँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपनी अटेंडेंस लगा के जाइए, और क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे हैं उसके जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे देकर जाइएगा, ठीक है। मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। राधे राधे।